और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी अपने ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हैं हमारे प्रोग्राम में और आप सभी हमारे साथ में हैं। एक छोटा सा रिकैप पहले कर लेते हैं कि पिछले 2 दिनों में हमने क्या-क्या देखा और क्या-क्या डिस्कस किया था। तो पहले दिन हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि पैलिएटिव केयर का स्कोप क्या है और स्पेशली कोविड के टाइम में हम कैसे हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स और पैलिएटिव केयर के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे। ट्रियाज में हमने देखा कि कैसे-कैसे डिसीजंस आते हैं, कि कब ज़रूरी होता है हमें सोचने के लिए कि क्या इस पेशेंट के लिए आईसीयू सही होगा या क्या इस पेशेंट के लिए कोई और रास्ता है जहाँ पे अगर हम इंटेंसिव केयर या वेंटिलेशन या ऐसे इन्वेजिव चीजें नहीं करेंगे तो क्या-क्या और ऑफर कर सकते हैं। और हमारे पेशेंट मिस्टर रमेश जी के साथ में, उनके फैमिली के साथ में हमने काफी कुछ चैलेंजेस ऑलरेडी फेस किए हैं। कल हमने सिम्पटम रिलीफ की बात की थी और सोचा था कि क्या-क्या मुश्किल जो डिसीजंस है निर्णय लेने के लिए हम क्या-क्या कठिनाई फेस करते हैं। और एक बात जो बार-बार आ रही थी कि इन सारे सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है और वो है कम्युनिकेशन। हम बात कर रहे थे ब्रेथलेसनेस के बारे में कि सांस में तकलीफ क्यों हो रही है और इसमें काफी साइको सोशल फैक्टर्स भी थे और यहाँ पे कम्युनिकेशन कितना रोल प्ले करता है। एजिटेशन और डिलीरियम के बारे में हमने बात की, इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। और फैमिली के साथ में, पेशेंट के साथ में उनके गोल्स ऑफ केयर क्या है, फैमिली के आइसोलेशन, पेशेंट के आइसोलेशन, डॉक्टर्स और नर्सेस इन तीनों के साथ में एक ही जगह पे मिलकर बात करने में जो के लिए जो मुश्किल आजकल खड़ी हो रही है, उसको हम कैसे डील करें। तो आज का पूरा सेशन हम इसी पे डेडिकेट करेंगे कि ये क्या-क्या सिचुएशंस हम फेस करने वाले हैं। आप लोगों में कई लोगों ने ऑलरेडी फेस किया होगा, तो आपके भी एक्सपीरियंसेस होंगे और मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप प्लीज जरूर चैट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। आज के हमारे जो 2 फैसिलिटेटर्स हैं, एक्सपर्ट फैसिलिटेटर्स हैं और मैं बहुत 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 खुश हूं उनको इंट्रोड्यूस करते हुए। डॉक्टर दिनेश कुमार जो आज के मेन फैसिलिटेटर हैं, वो कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और पैलिएटिव केयर फिजिशियन भी हैं आनंद में और गुजरात के। और वो हमारे इस ग्रुप के काफी टाइम से बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशंस किए हैं इस फील्ड में और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनकी एक्सपर्टीज वो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो प्रोफेसर हैं प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज के और उन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमारे लिए दिया है ताकि वो अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। और उनके साथ में हमारी दूसरी को फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर राजम अय्यर जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और वो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट है कि जो नॉन कैंसर, नॉन पेन, क्रॉनिक एडवांस डिसीजेस में जो पैलिएटिव केयर होता है, उसका उनका स्पेशल इंटरेस्ट है। वो पैलिएटिव केयर फिजिशियन है और बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। तो हम आप प्लीज जरूर ये 2 एक्सपर्ट फैसिलिटेटर्स की बहुत इतनी सालों की एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं मिस्टर रमेश और उनके परिवार की ये जर्नी में, उनके साथ में। और डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर राजम हमें अपने अपने टिप्स, पॉइंटर्स, एक्सपर्ट लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आशा है कि आप सभी चैट बॉक्स में बात करते रहेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे ताकि हम सभी अपने पेशेंट्स के लिए अच्छी केयर प्रोवाइड कर पाए। विद दैट, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू डॉक्टर दिनेश कुमार। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिनेश, ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। डॉक्टर रजनी, आपका खूब खूब धन्यवाद इन प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हो कि सेशन है कम्युनिकेशन नीड से रिलेटेड। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ डॉक्टर दिनेश, साफ सुनाई दे रहा है। ठीक है। बीच में कभी ऐसे हो कि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या कोई दूसरे इश्यू हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं और मेरे जो कोलीग्स हैं उसको इश्यू सॉर्ट आउट करें और इमीडिएटली को ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े। तो आज का जो सेशन है वो कम्युनिकेशन स्किल्स इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 है। सो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो है
संचार व्यवहार व्यवस्था के बारे में। संचार व्यवहार के कौशल क्या हैं? ये कौशल ऐसे कौशल हैं जो रूटीन में भी हमें काफ़ी यूजफुल रहते हैं, और ये कौशल जब हम कोविड-19 सेटिंग में यूज़ करेंगे तो क्या उसके डिफरेंसेस होंगे, उसमें क्या फेरफार हमें करने होंगे, उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये डॉक्टर बिजू राघवन ने बनाई है, जो एर्नाकुलम के एक सीनियर पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब का खूब खूब धन्यवाद कि उन्होंने हमारे साथ में ये प्रेजेंटेशन साझा की है। तो आज के जो मेन मुद्दे जिन पर हम आज चर्चा करेंगे वो है कि कम्युनिकेशन में या संचार व्यवहार में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैं कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि भले ही वो इंग्लिश का वर्ड हो पर वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन करता है, बल्कि कि मैं संचार व्यवस्था जैसे कोई भारी शब्द यूज़ करूँ उससे, तो कम्युनिकेशन ही हम वर्ड यूज़ करेंगे। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उससे क्या, उस समय हमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को हम कैसे पार कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। कम्युनिकेशन में कुछ करने योग्य या कुछ टालने योग्य कुछ बातें हैं वो भी हम देखेंगे, और दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर खराब समाचार हो या दुखित समाचार हो, वो हम हमारे पेशेंट्स और उनके फैमिली के साथ कैसे हम साझा कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और स्ट्रेस भरी सिचुएशन हो, जहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो, जहाँ पे गुस्से भरी सिचुएशन हो, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो ई बुक है वो आप इस लिंक पर जाके डाउनलोड आपने कर ही ली होगी, और अगर किसी ने नहीं डाउनलोड किया तो अपने हमारे लिंक पर जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, और उस ई बुक्स को आप जरूर पढ़िएगा। आज का जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, आज की जो चर्चा होगी वो ई बुक के पेज नंबर 10 और 11 पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पर हम आज फोकस करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जो पैली केयर ऐप है जो गूगल स्टोर पे अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कीजिए और उसको यूज़ कीजिए। तो हम जो हमारी सिचुएशन है उसी सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब तक हम रमेश जी की कहानी, हमने उनकी कहानी काफ़ी डिटेल में देखी है। तो अब सिचुएशन ऐसी हुई है कि रमेश जी के जो पुत्र हैं वो कोविड हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे पिताजी को गले में दुख रहा है और उनको सूखी खांसी है। तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो डिसाइड करते हैं कि भाई चलो इनको हम कोविड ट्रीटमेंट सेंटर भेजते हैं, और वहाँ पे जैसे कि प्रोटोकॉल है उनका स्वैब लिया जाता है और वो कोविड पॉजिटिव घोषित होते हैं। तो जब रमेश जी को पता चलता है कि वो उनको कोविड हो गया है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और अब वो आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे, तो काफ़ी विचलित हो जाते हैं, और वो हर बार ये जिद करते हैं कि मैं मेरे परिवार को कब देख पाऊंगा, मेरे परिवार को कब देख पाऊंगा। तो रमेश जी की जो बाकी मेडिकल हिस्ट्री है वो भी आपको पता है कि उन्हें 6 महीने पहले लकवा हो गया था, और तब से वो लगभग बेड रिडन है, बिस्तर में उनका जीवन सीमित है, और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्हें अपने परिवार वाले लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में उन्हें पता चला कि अब उन्हें तो आइसोलेशन सेंटर में रहना पड़ेगा, जहाँ पे उनके परिवार के कोई सदस्य उनके साथ में नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको चिंता होगी और वो थोड़े विचलित होंगे। तो इस सिचुएशन में, इस पड़ाव पे अगर हम देखते हैं तो रमेश जी के नज़रिए से और उनके परिवार के नज़रिए से आपको किस तरह की चिंताएं आप देख पा रहे हैं, और सपोज आप अगर उनके हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आज होते, तो आप इस सिचुएशन में किस तरह की चिंताएं या किस तरह की कठिनाइयां आप देख रहे होते। तो इस विषय पे आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि रमेश जी की क्या चिंताएं हो सकती हैं, उनके परिवार की क्या चिंताएं हो सकती हैं, और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, भले या एक नर्स के हिसाब से हो या एक डॉक्टर के हिसाब से, आप लोगों को उन चिंताओं को पूरा करने में या उन चिंताओं की वजह से आप लोगों को किस तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो ये इश्यू आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो डॉक्टर आजम जो हमारे साथ में वो उन इश्यूज़ को लेके हमें साथ डिस्कशन करेंगे।
So Dr. Dinesh, Nandini has replied saying communication is extremely important. This is an extremely anxious situation and everybody is facing it newly, and therefore it's important to be a communication with the family and the patient to decrease all the, to clear the understandings and communicate exactly how the patient is feeling. Also, Nandini's written that breaking bad news to the patient and everybody else is important. Unfinished responsibilities, that's what the patient will have as a response to your question. What are the challenges possible concerning the patient is unfinished responsibilities, care of his comorbidities he'll be worried about. So Geetika has said about these two things. Okay. तो जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने आंसर किया है कि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि कम्युनिकेशन की काफ़ी एक संवाद की बहुत ज़रूरत है। शायद रमेश जी को काफ़ी चिंताएं होंगी, उनके कुछ काम अधूरे रह गए होंगे, वो चिंता होगी, शायद उन्हें अपनी देखभाल की चिंता होगी। और जब हम उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है या वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो वो उनके लिए एक काफ़ी दुख भरी खबर है, चिंताजनक खबर है। तो वो खबर हम उन्हें कैसे बताएंगे और उसका भी उन पे असर होने वाला है। और फैमिलीज के कुछ इश्यूज आए हैं मैडम? नहीं, अभी तक तो इट्स ओनली बिकॉज अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड केयर ऑफ हिज कोमॉर्बिडिटीज। डॉक्टर दिनेश ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आप लोग कुछ लोग तो कोविड के टाइम काम भी कर रहे होंगे, तो ऐसे टाइम में फैमिलीज को क्या परेशानियां होंगी? रोहित हैज आंसर्ड कि पेशेंट को फैमिली से दूर रहने, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करना, लैंग्वेज प्रॉब्लम, अपने ट्रीटमेंट का प्लान, उसकी भी चिंता होगी। जी, तो इसी तरह फैमिली मेंबर्स की भी काफ़ी चिंताएं होंगी रमेश जी को लेकर, क्योंकि पहले से ही वो काफ़ी बीमार हैं और उनकी देखभाल में भी काफ़ी फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी फैमिली पे डिपेंडेंट है। तो कोविड की तो चिंता उन्हें जाहिर होगी, इसके अलावा भी उनकी जो दूसरी बीमारियों के रिलेटेड भी उनको काफ़ी चिंताएं होंगी। अच्छा, इस सिचुएशन में एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक डॉक्टर के हिसाब से या एक नर्स के हिसाब से आप लोगों को किस तरह की चैलेंजेस फेस आएंगी रमेश जी को हेल्प करने में या उनकी फैमिली को हेल्प करने में? सो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया नंदिनी का, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट में बी द सोल अर्निंग मेंबर और वो पॉजिटिव हो गया है, फैमिली में बी वरिड अबाउट देयर ओन कोविड स्टेटस। जी, वेरी वैलिड पॉइंट्स, थैंक यू नंदिनी एंड गीतिका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज आपने उठाए हैं, कुछ मुद्दे। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर और कोई भी इश्यूज, आप कोई मुद्दे आपके ध्यान में आते तो कृपया आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उचित समय पर उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करें कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से कुछ हम संवाद करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम फोकस करेंगे जो कम्युनिकेशन हम एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करते हैं उसी तक हम सीमित रहेंगे। हम जनरल कम्युनिकेशन की नहीं बात कर रहे हैं, मेडिकल सेटिंग में जो कम्युनिकेशन है उसी की हम बात करेंगे। तो जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उसको हम कई ढंग से देख सकते हैं, उनका कई ढंग से विभाजन कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो पेशेंट्स की तरफ से या रोगी की तरफ से या रोगी के परिवार की तरफ से कुछ चैलेंजेस हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन में पेशेंट्स की तरफ से क्या चैलेंजेस हो सकती हैं? रोहित बोल रहे हैं कि सबसे पहले पेशेंट के साथ अच्छा आईपीआर बनाना चाहिए। आईपीआर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू रोहित, यस वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कोरोना में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वही डॉक्टर दिनेश बताएंगे आगे चलकर। नंदिनी और लैंग्वेज बैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और नंदिनी बोल रही हैं कि वी डिड काउंसलिंग एज अ पार्ट ऑफ आरएमएल हॉस्पिटल टू कोविड पेशेंट्स। Mostly they were worried about status of report and family members being emotionally distressed. So परिवार के बारे में पेशेंट ज्यादा चिंतित थी because they were asked to stay away. तो अगर हम ग्रॉसली देखते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज जो कॉमनली आते हैं उसमें, जैसे एक आपने बताया कि वहाँ पे काफ़ी उनको एंजाइटी है या डर है अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, तो उससे रिलेटेड उन्हें काफ़ी डर होता है, भय होता है कि अब आगे क्या होगा। और अगर आप रमेश की कंडीशन देखें तो ऑलरेडी क्योंकि उनकी जो हालत पहले से ही थोड़ी उतनी अच्छी हालत नहीं थी सेहत के हिसाब से, तो शायद उनकी चिंताएं थोड़ी ज़्यादा होंगी। दूसरा आपने बताया उन्हें
जो रिपोर्ट से रिलेटेड या जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी इश्यूज हो सकती है। या फिर हम देखते हैं कि कोविड सेटिंग में जो कोविड के अस्पताल तो काफ़ी सीमित अस्पताल है, हर अस्पताल में तो कोविड का इलाज नहीं होता है, तो रिसोर्सेस भी वहाँ पे, संसाधन भी काफ़ी सीमित हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो तो उनमें गुस्से का या क्रोध का भी फीलिंग्स हो सकते हैं। या फिर अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही खराब हो तो काफ़ी उनमें सैडनेस, उनको दुख होगा। या फिर उनका फोकस ये हो सकता है कि जो बीमारी से लगती है कोई कम्युनिकेशन के इश्यूज उनको जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि बीमारी की वजह से शायद वो कम्युनिकेट ना भी कर पाए। सपोज कोई पेशेंट है, उसे कुछ कहना है पर वो उसमें सांस इतनी चढ़ रही है कि वो बात नहीं कर पा रहा है, या उसको अपने कोई ऐसी मशीन पे लगा दिया है, कृत्रिम सांस की मशीन या किसी मशीन पे रख दिया है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। या वो कम्युनिकेट कर रहा है पर आपके जो हाल डाल इतने हैं कि आप उससे वो अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज जो कॉमनली आते हैं, हर सिचुएशन में होते हैं, और खास करके कोविड सिचुएशन में भी ये, क्योंकि काफ़ी जो अनसर्टनिटी काफ़ी है इस सिचुएशन में। So Nandini's also put the fear of stigma, especially हाँ जी, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उनको हाँ जी, उसका भी डर रहता है। हाँ जी, वो स्टिग्मा का भी इश्यू आएगा, शायद आगे हमने कहीं पे इंक्लूड किया है उसे, डेफिनेटली वो आएगा। तो जो वो का फैमिली में भी वो इश्यूज यूजली आते हैं, जैसे फैमिली के लिए वो स्टिग्मा का इम्पोर्टेंट इश्यू है जो नंदिनी जी ने कहा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू जो आता है वो है कि उन्हें जानकारी का काफ़ी Dr. Dinesh? Dinesh sir, we lost you. Yeah, he's frozen, I think. Ma'am, can you continue? Yeah, I'll just check. He's back. Dinesh, you cannot hear you. दिनेश भी, हाँ सुन पा रहे हैं मुझे अभी? हाँ अभी सुन पा रहे हैं, थैंक यू जी। तो जैसे स्लाइड शेयर डिस्कस कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट कोविड सेटिंग में इश्यू ऐसे है कि हम पेशेंट को आइसोलेशन में रखते हैं, फैमिली वहाँ पर नहीं होती है, और फैमिली ट्रीटिंग टीम है उससे फैमिली का इंटरेक्शन काफ़ी हो जाता है। तो उन्हें हर पल ये चिंता रहती है कि उन्हें जो मरीज है या जो उनके रोगी हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे भी उनके एंजाइटी लेवल्स और थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको स्लाइड शेयर करना पड़ेगा वापस डॉक्टर दिनेश। ओके मैडम, मैं कर देता हूँ। हाँ मैडम आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं? आप अभी नहीं। अभी देख पा रहे हैं? नहीं। एक मिनट मैडम, मैं फिर से कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, अब आप देख पा रहे हैं मैडम? यस, इट्स जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक। या ओके, हाँ अभी स्लाइड शो। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ जी, थैंक यू मैडम। और हमारी भी काफ़ी कठिनाइयाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ कठिनाइयाँ पेशेंट्स की और रिलेटिव्स की, हमारी भी काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। हमारा तो दिखने का ढंग भी बदल गया है। तो पहले हम कुछ इस तरह से दिखते थे और अब तो कोई देखकर पता भी नहीं चलता कि कौन है, किससे बात कर रहे हैं। और वो जो ड्रेस भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है, हमारी भी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। कम्युनिकेशन में यूजली हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में या जो MBBS लेवल पे ट्रेनिंग काफ़ी कम रहती है, उसके मुकाबले नर्सेस की ट्रेनिंग कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे जो 2-4 डॉक्टर साहब हैं वो मेंशन कर सकते हैं अगर उनके फॉर्मल जो ग्रेजुएशन में या PG में कम्युनिकेशन की कितनी ट्रेनिंग हुई थी,
और उसके मुकाबले नर्सेस भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक नर्सेस का सवाल है मुझे पता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व भी हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन की लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है। तो हमें सिखाया जाता है कि हमें फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रखना है, स्माइल करना है, आई कांटेक्ट करना है, पर जब इस तरह की हम ऐसे स्पेस सूट जैसा पहन लेते हैं तो वो सारी जो चीज़ें जो हमारे हथियार हैं कम्युनिकेशन करने के, वो गुम हो जाते हैं अचानक। वही रोहित पूछ रहे हैं कि हाँ जी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कैसे करें, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, वो बैरियर है अभी पीपीई, तो प्लीज सजेस्ट। सो दैट क्वेश्चन वील सून आंसर नाउ रोहित। रोहित जी, हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमारा और आपका एक्सपर्टाइज एकदम बराबर का है, क्योंकि हम भी इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट अभी है नहीं। हम साथ मिलके उसका कुछ सोल्यूशंस लाएंगे। तो जो नॉन वर्बल के काफ़ी जो क्यूज होते हैं वो चले जाते हैं, और उसके साथ हमारी अपनी चिंताएं, हमारी अपनी स्ट्रेस तो है ही वहाँ पे, जो अलग अलग लेवल पे हो सकती है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि फैमिली और पेशेंट भी एक तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी में है, और साथ में हम भी है। तो रिसीवर और जो मैसेज सेंडर जो है, दोनों एंजाइटी और स्ट्रेस में है, और दोनों के जो रूटीन कम्युनिकेशन के साधन है वो काफ़ी लिमिटेड भी हो गए हैं। तो सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए कोविड में जो कम्युनिकेशन, जो रूटीन में हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन तो हम ऐसे ही एकदम आराम से कर लेते हैं, जो टेकन फॉर ग्रांटेड हम करते हैं, वो सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो गई है। तो हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। अभी हमें उस पर स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट हथियार हैं कम्युनिकेशन के, वो अब गायब हो चुके हैं। तो अभी हमें स्पेशल एक्स्ट्रा उस पर फोकस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसमें अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएँ। और कम्युनिकेशन की नीड बढ़ गई है, तो ये थोड़ी विपत्तिजनक सिचुएशन हो गई है। नीड बढ़ गई है और हमारे हथियार कम हो गए हैं, तो हमें इस पर स्पेशली फोकस करके इस पर हमें ध्यान देना होगा। एंड आई एम श्योर रोहित के अलावा आप बाकी जो नर्सेस और डॉक्टर्स ये ग्रुप में हैं, उनको भी ये दिक्कत होती होगी, तो प्लीज शेयर कीजिए कि कैसे दिक्कत हुई या आपने इससे कैसे ओवरकम किया। जैसे डॉक्टर दिनेश ने बोला, हम भी इसमें नए हैं, हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। सो प्लीज आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रही हैं ये भी डालना, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। हम भी सीखेंगे आपसे और आप विल मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू। और दूसरा, इसमें जो एक तरीका काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, ये तो हम नहीं कह सकते कि वो कितना सक्सेसफुल है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। तो जैसे हम देखते हैं कि आइसोलेशन है, पेशेंट और फैमिली आइसोलेटेड है, तो वहाँ पे पेशेंट और फैमिली के बीच में कुछ वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल भी किए जा सकते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स के इशू हैं उन्हें हम फ़ोन पर उनसे बात करके या वीडियो के द्वारा उनसे बात करके हम कर सकते हैं। तो इसमें एक इश्यू थोड़ा सा हैंडल हो जाता है, जैसे ये आप जो आपका जो एकदम आइसोलेशन सेटिंग है उसके बाहर से भी आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट इश्यू जो हम एक्चुअली पेशेंट केयर एरिया में जब होते हैं तो हम पूरे अपने पीपीई वगैरह में होते हैं, पर जैसे अगर हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आपकी पेशेंट केयर के बाहर जब ड्यूटी होती है, सपोज आप ड्यूटी इस तरह से डिवाइड कर लें, कुछ टीम मेंबर्स दिन के कुछ टाइम में कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो उस समय पर शायद वो अपने पार्शियल पीपी किट निकाल के ये टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कुछ वीडियो के द्वारा या फ़ोन के द्वारा वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे हथियार हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की वजह से जो गुम हो जाते हैं, वो हम थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फिजिबल हो। तो पिछली बार भी हमारी डिस्कशन हुई थी, अब भी हम डिस्कशन यही कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन एज सच तो वो टीम वर्क ही है, पर कोविड में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रूटीन सेटिंग में तो हम शायद खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम कर भी पाते हैं, पर कोविड सेटिंग में क्योंकि जो लिमिटेशंस हैं, जो आइसोलेशन जो हमारे और उनके बीच में जो दूरियां हैं, उसको हैंडल करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए भी हमें टीम मेंबर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी इश्यूज आते हैं, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, उसका नेटवर्क कैसे है, आपके पास में वो सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, सामने वालों के पास में वो है या नहीं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हम भी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं, वो पूरी टेक्नोलॉजी हम भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी शायद इतना टाइम नहीं है कि हम समझ पाएँ। और जो रिलेटिव्स हैं वो भी शायद अपने
सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या चिंता की वजह से भी वो टेक्नोलॉजी कितनी हद तक यूज़ कर पाएंगे वो कहने से। पर टेक्नोलॉजी का यूज़ एक बहुत अच्छा जरिया है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम फिजिकली उनके पास रह के कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सेफ्टी इश्यूज का भी ध्यान ले लेता है, जिससे हम कुछ हद तक हमारे पीपी किट्स के बाहर आके जो हमारे इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल टूल्स हैं उनको हम कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर राजम, यहाँ पर आप जैसे आई थिंक ये चाहेंगे? हाँ, जैसे आई थिंक आज का ये जो जूम सेशन है ये टेक्नोलॉजी के अलावा बिना तो हो ही नहीं पाता था। दूसरी बात ये है कि हम हमारे घर बैठे बैठे आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर कोविड नहीं होता तो शायद हम ये सब आपके साथ कांटेक्ट में आते ही नहीं थे। तो ये थोड़ी अच्छी चीज भी है टेक्नोलॉजी, दैट हम इसके लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम पैलिएटिव केयर और रोज कोविड वार्ड में काम कैसे करने का, उनकी दिक्कतें उसको कैसे ओवरकम करें। और कहने का ये मतलब है कि हमारे पास भी सब सॉल्यूशन नहीं है, बट ट्राई करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के दुख गम में बांटना है एंड इससे आगे निकलना है। यही हमारा उद्देश्य है। एंड इसी 5 डे के सेशन में हमारा यही उम्मीद है कि हम आपको और इंफॉर्मेशन दें और इंफॉर्मेशन से आप और क्या बोलते ताकतवर फील करके आप वार्ड जाएं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। भले वो सिम्टम्स के हों, भले वो एंग्री रिलेटिव्स के हों, या फिर अपने खुद के स्ट्रेस या डिस्ट्रेस हो, तो हम सब के बारे में बात करेंगे एंड हम आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनना चाहेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टेक्नोलॉजी चैलेंज भी हो सकता है, बट हम ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करके आप तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश, तो जो चैलेंजेस थे, कुछ चैलेंजेस लोगों ने क्या क्या किया है हम उस पर थोड़ा देखेंगे, और कुछ डूस और डू नॉट्स, मतलब कुछ करने योग्य या कुछ टालने योग्य जो आते हैं वो भी हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में हम देखेंगे। ओके, वो जो स्लाइड हम फिर से आएंगे उस पर। तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो एक ये है कि जैसे एक ह्यूमन टच बनाने के लिए या उसके हिसाब से हम ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इस तरह का भी एक एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे वो अपने पीपी किट पे अपने फोटो वगैरह लगा लेते हैं, जिससे एटलीस्ट जो पेशेंट है उनको पता चले कि हमें कौन से डॉक्टर या कौन से नर्स हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो जो एक ह्यूमन फेस की जो ज़रूरत होती है वो इस तरह से लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अदरवाइज जो पीपी किट में तो सब उनको एक ही समान लगेंगे, तो वो एक तरह से अनिश्चितता उन्हें बनी रहती है कि कौन हमारा ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन काफ़ी लोगों ने ट्राई की है कि वो अपने कुछ फ़ोटो या अपना नाम का बैज वो सब लगा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमें फलाना फलाना डॉक्टर या फलाना फलाना नर्स हमें ट्रीट कर रही है। जो हमें ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उनका एक नाम और एक चेहरा है। तो जब हम एक ह्यूमन चेहरा देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस तरह के लोगों ने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स भी लोगों ने काफ़ी यूज़ किए हैं। कोई डूस और डू नॉट्स हैं, ये जनरल सेटिंग में इम्पोर्टेंट, इनमें थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम देखेंगे कोई डूस और डू नॉट्स। हमें क्या नहीं करना है, हमें आंखें नहीं चुरानी है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या वो शील्ड के बाहर भी आंखें दिखती हैं। तो आप अपने कोलीग से जब बात करते हैं तो कुछ इनिशियली पहली बार देखते हैं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं, पर बाद में उनका आइस वगैरह भी आप भी कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो आपको भी आइडिया आ जाता है कि वो इंडिविजुअल आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं है। इवन यू कैन लुक थ्रू दी शील्ड ऑल्सो, तो आपको आइडिया आ ही जाता है उस तरह से। तो आई कांटेक्ट हमें रखना है, और जो हमारे व्यवहार में रूखापन नहीं होना चाहिए, और बाकी सब नहीं हो तो एटलीस्ट कम से कम हमारी जो आवाज़ है, जो बोलने का लहजा है, उसमें इरिटेशन। देखिए हमारी काफ़ी तकलीफ़ें हैं, हमारी अपनी एंग्जाइटीज़ हैं,
तो हम उससे मना नहीं करते, पर उसके बावजूद भी जहाँ तक पॉसिबल होता है हमारी आवाज़ में वो इरिटेशन या वो चिड़चिड़ापन अगर हम कम कर सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक, और देखिए कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने तो मास्क पहन रखा है, वो स्माइल करने से और उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सामने वाले को दिखेगा या नहीं। तो आप खुद भी ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि जब आप स्माइल करते हो तो सिर्फ आपके होंठ स्माइल नहीं करते हैं, आपको पूरा बॉडी में एक तरह से स्माइल का वो चेंजेस होते हैं। तो आपकी आंखों में वो एक चमक होती है, आपके हाथों के हाव भाव और पूरे जो आपके शरीर एक तरह से जो आपका वाइब सी पूरे चेंज हो जाते हैं स्माइल करते हैं। तो उसमें कुछ शायद वो पीपी की वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, पर काफ़ी कुछ कम्युनिकेट भी होते हैं। और जब आप बोलने के ढंग जो होता है उसमें भी आप जो वो रूखापन है उसकी जगह से अगर थोड़ा सा हम कंसर्न लाएंगे तो वो भी वॉइस में एक तरह से स्माइल होगा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं। दूसरा यूजुअली जो हम करते हैं, लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं, लेबल कर देते हैं या उस पर हम ठप्पा लगा देते हैं। तो ये तो स्पेशली अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हो जो थोड़े हमको डिमांडिंग लगते हैं तो हम इमीडिएटली उन पर ठप्पा लगा देते हैं। वो पेशेंट वो ट्यूब वाला पेशेंट, वो ब्लू वेंटिलेटर वाला पेशेंट, या फिर वो पेशेंट जो रिलेटिव हंगामा करते थे वो पेशेंट, ऐसे उनको लेबल कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो वो भी जहाँ तक पॉसिबल हमको अवॉइड करना है। उनकी डिग्निटी, भले ही वो आज कोविड पेशेंट है तो हमें वो कोविड पेशेंट ना कंसिडर करें, हमें उन्हें एक इंसान कंसिडर करना है जिसे कोविड का संक्रमण हो गया है। तो वो कोविड पेशेंट नहीं है, एक इंसान है जिसे कोविड की जो बीमारी उसे हो गई। तो इस ढंग से हम उसके बारे में सोचें। So, Dr. Dinesh, Geetika has made a very valid point कि PPE पहनते हुए, प्रोटेक्टिव गियर पहनते हुए रियश्योरिंग टच या कांटेक्ट, वो भी हेल्पफुल है। खुद का ध्यान रखते हुए हम अगर करेंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और नंदिनी ने स्पाइक्स के बारे में ऑलरेडी बताया, एक्सीलेंट। आपने ई बुक पढ़ा है और वेबिनार्स भी देखे हैं, एक्सीलेंट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज देखिए, डॉक्टर दिनेश अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। ये दोनों इश्यूज हम आगे डिस्कस करेंगे मैडम। यस। और अल्टीमेटली जैसे इसने मेंशन किया है, यू टू रिस्पेक्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर। तो जो इंसान आपके पास में आया है, देखिए वहाँ पे वो कोई ऐसे घूमने फिरने तो आया नहीं, उसकी काफ़ी मजबूरी है, वो बीमार है इसलिए आपके पास में आया है। उसकी परिस्थिति जो है जैसी है उस संबंध में उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, उसका आदर करना है, उसकी जो गरिमा है उसे बनाए रखनी है। वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, पर हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी गरिमा होती है और वो गरिमा हमें बनाए रखनी है जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक। हाँ, और रोहित ये भी बोल रहे हैं कि वी शुड पेशेंट को नाम से बुलाना चाहिए कि नहीं, बेड नंबर 1 2 3, या ये पेशेंट जिसको निमोनिया हो गया, ये पेशेंट जिसको रीनल फेलियर हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। रोहित जी आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इंसान जितना बीमार हो, जितना भी लाचार हो, पर फिर भी उसका नाम होता है और वो नाम से उसकी पहचान होती है। तो जहाँ तक पॉसिबल हम उसकी पहचान बनाए रखें। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो काफ़ी देखी है, मैंने भी काफ़ी ऐसे हमारे भी एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे हम उनकी जो तकलीफ है उसे हम दूसरों के साथ में कंपेयर करते हैं। कि सपोज पेशेंट अगर CPAP पे है तो हम उसको कहेंगे देखिए आपको तो CPAP ही लगा है, दूसरों को तो वेंटिलेटर पे लगा दिया है। ठीक, या फिर उनको प्रॉब्लम को छोटा दिखाने के लिए हम दूसरों की बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। तो और ये कॉमन प्रैक्टिस है जो बहुत जगह पे यूज़ करते हैं लोग। तो पर पैलिएटिव केयर सेटिंग में हम खास करके मानते हैं कि जो हर इंसान एक इंडिविजुअल, एक यूनिक इंसान है, उसकी प्रॉब्लम्स उसके लिए अलग इम्पोर्टेंस है। तो हम उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्याओं को किसी और के साथ उसकी तुलना ना करें। ठीक, जब हम ये तुलना करते हैं तो हमें ऐसे लगता हो शायद कि उसका दुख कम हो जाएगा, पर ऐसे देखा गया कि इससे उसका दुख कम नहीं हो जाता है। अपितु उनको ऐसे लगता है कि जो सामने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो मेरी समस्या को समझ नहीं रहे हैं और उसे एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
एक कॉमन चीज जो हम देखते हैं, जो इसे हम उतना खराब भी नहीं समझते, इसे हम, हमारे इंटेंशन अच्छे ही होते हैं, हमारा हेतु तो अच्छा ही है कि उसको हम थोड़ी सांत्वना दें, और तरीके में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जहाँ तक पॉसिबल ऐसी चीजें हम ना करें, कंपेरिजन ना करें। जैसे रोहित और भी बोल रहे हैं कि पेशेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारी ट्रेनिंग में कभी सिखाया नहीं जाता है कि पेशेंट को रिस्पेक्ट किया जाता है, पेशेंट की इच्छा और पेशेंट का जो बिलीव्स हैं वो कभी पूछा जाए, आप क्या चाहते हैं, क्या आप ठीक हैं, क्या आपके हिसाब से ये करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ट्रेनिंग में हमको कभी नहीं दी जाती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जी, और रोहित जी, जैसे आपने कहा कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम तो रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं, पर सामने वाले को लगना भी चाहिए कि उसका रिस्पेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए वो रिस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कुछ काम हमें करने हैं, जिसमें हो सकता है उसको हम नाम से बुला रहे हैं, या जो किसी से बात कर रहे हैं उसे बैठने के लिए उसे हम सीट ऑफर कर रहे हैं, या उसकी बात हम सुन रहे हैं। ये सब चीजें इंसान को रिस्पेक्ट देने की ही एक जो प्रक्रिया के छोटे छोटे अंग होते हैं। तो जो भी उनके इमोशंस होते हैं उसको हमें एड्रेस करना है, उसको समझना है, और जो रोगी या उसके फैमिली मेंबर्स उनको एहसास कराना है कि हम उनकी समस्या समझ रहे हैं। उसका हम निवारण कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है, पर एटलीस्ट उनको ऐसे लगना चाहिए कि उनके जो इश्यूज है उसको हम समझ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि ऐसी सेटिंग में हमें चीज़ों को अज्यूम नहीं करना है, तो क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हमारे नज़रिए से देख रहे हैं, और जो रिलेटिव है उसका नज़रिया शायद कुछ और हो। तो क्लियरली, स्पेशली जब गोल्स ऑफ केयर की बात होती है और ट्रीटमेंट प्लान की जब बात होती है, तो हम क्लियर कर ले, कुछ अज्यूम ना करें कि जो हम सोच रहे हैं शायद जो रोगी और उनके परिवार वाले भी वही सोच रहे होंगे, या उनकी भी कंडीशन वैसी ही होगी, तो उनकी जो इश्यूज है वो अलग रहते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उसको कुछ अज्यूम ना करें, क्लियरली हम उनसे डिस्कशन करके जो इश्यूज है उसको हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर दिनेश, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोहित गीतिका और नंदिनी बहुत एक्टिव हैं ये ग्रुप में, थैंक यू वेरी मच। बोल रहे हैं कि सिंपैथी के साथ एम्पैथी होना जरूरी है, एंड पेशेंट को लोकल लैंग्वेज में स्माइल और प्लेजेंट वॉइस से मिले, उनका नाम लेके, तो वो भी फर्क पड़ता है। एंड गिविंग द ओवरऑल पिक्चर एंड एक्नॉलेजिंग दैट इट इज अ न्यू सिनेरियो and treatment is best that is being given, the means we are giving the best treatment possible in the given situation with empathy and clear communication. Family and the patient will be less anxious, because even healthcare workers के लिए ये नया challenge है। So all good responses about sympathy and empathy if you would like to। बिल्कुल सही, हम इसे ये सिंपैथी एम्पैथी भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी कम्युनिकेशन के लगभग हर सेशन में इसे डिस्कस किया जाता है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये बात, ये इश्यू पहले भी शायद हमारे पार्टिसिपेंट्स ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन टच। तो ह्यूमन टच विद इन दी सेफ्टी लिमिट्स पे हम, तो हमारी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन टच हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक, और देखिए इसमें ह्यूमन टच यानी जो स्किन टच हो उसी को ह्यूमन टच नहीं माना जाता है, आपके इंटेंशंस भी देखे जाते हैं। आप पूरे पीपी से ढके हुए और आप जब किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ही होगा जैसे आप ओपीडी में किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टच यानी आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट ही होना चाहिए। सो जो हम देख रहे हैं ह्यूमन के, जो एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये टच की बात हो रही है, तो आप पीपी पहन के भी उनको टच कर सकते हैं, तो उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। और हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप जो आपके सुरक्षा के जो भी मेजर्स लिए हैं उसको आप ब्रीच कीजिए। आपके पीपी किट वगैरह बिल्कुल आपको जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सब कुछ यूज करना है। उसके बावजूद भी आप पीपी पहन के विद ग्लव्स, डबल ग्लव्स, ट्रिपल ग्लव्स जो भी आपने पहने हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उसको टच करते हैं तो उसका अपना ही महत्व है। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो ग्लव्स पहने तो ह्यूमन टच चला गया, नहीं, ह्यूमन टच नहीं गया है, वो सिर्फ स्किन नहीं टच हो रही है, पर ह्यूमन, दो ह्यूमंस के बीच में तो फिर भी टच हो ही रहा है। ठीक, तो वो हम ध्यान रख सकते। और इक्वली इम्पोर्टेंट है ब्रीफिंग, मतलब जो पेशेंट की सिचुएशन है उसको हम सिंपल एकदम साधारण शब्दों में उनके जो रिलेटिव्स को हम
या जो पेशेंट्स को भी हम बीच बीच में कन्वे करते रहें, जैसे आपके सिचुएशन जो भी परमिट करती है, आपके पेशेंट नंबर्स, आपके डॉक्टर्स नंबर या जो भी है, उसके हिसाब से आप वो सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल जहाँ पे कर पाएंगे या ज़्यादा क्रिटिकल को करने पाएंगे, वो आप एक प्रोटोकॉल या कुछ प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बना सकते हैं। पर कुछ डिब्रीफिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और उस डिब्रीफिंग का जो भी आपका सिस्टम है उसका नॉलेज भी जो पेशेंट्स हो उसके रिलेटिव्स को पता होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके साथ में कब कम्युनिकेशन होने वाली है, किस तरह की होगी, कौन उनसे कम्युनिकेट करेगा। तो जो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस है, जो आशाओं का जो लेवल है, वो एक तरह से सेट हो जाता है। अन्यथा उन्हें आपसे काफ़ी अधिक आशाएं रहती हैं, और फिर जब वो आशाएं पूरी नहीं होती हैं तो दोनों तरफ से तकलीफ बढ़ जाती है। तो एक डीब्रीफिंग के सेशंस आपके सेटिंग में जितना भी आप कर पाते हैं उतना ब्रीफिंग के सेशंस आप कर सकते हैं, आपकी सेटिंग जो आपको परमिट करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोज आपके पास में मैन पावर लिमिटेड है, तो उसमें से कुछ एक मैन पावर के 1 या 2 सदस्य थोड़ा सा टाइम लेके वो कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। आप पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से पेशेंट में कम्युनिकेशन की किस तरह की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप अपने जो टीम के जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हम पैलिएटिव केयर में हर बार फोकस करते हैं कि सारी ट्रेनिंग डॉक्टर की या टीम लीड की नहीं कर देनी है, सब टीम मेंबर्स की हर एस्पेक्ट में ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशंस में वो इमीडिएटली उसको हैंडल कर सके। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट डूज डू नॉट्स देखे थे। इसके बाद में हम 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज़ और एंगर, और फिर लास्ट में हम जो एल्गोरिदम आपके बुक में दिए वो देंगे। अनफॉर्चुनेटली स्लाइड्स में उसकी अरेंजमेंट थोड़ी बिगड़ गई है, फिर हम वहाँ पर जाके उसको चेक करेंगे। आप में से किसी भी कोई शेयर करना चाहता है, अगर कोई बैड न्यूज बुरी तरह की गई हो कोई सीनियर से, या आपके साथ आपके कोई फैमिली मेंबर, जब अभी नहीं कोविड के टाइम नहीं तो पहले कभी आपको लगता कि यस कोई तो अच्छे से करना चाहिए था, या मुझे ये अच्छा लग रहा है जैसे ये डॉक्टर मुझसे बात कर रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। और रोहित ने ये भी कहा है कि पीपी किट पहनने के अगर हम पेशेंट के साथ आइसोलेशन वाला बिहेव करेंगे तो पेशेंट बैड ही फील करेगा, क्योंकि पीपी मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, उसके बाद हम पेशेंट को दूर दूर रखने से पेशेंट और खराब फील होगा। उससे लगता है पता नहीं उसे कौन सी बीमारी हो गई, जैसे छूत की बीमारी, डॉक्टर एंड स्टाफ टच भी नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि पीपी पहनने के बाद भी ऐसे हैं जिनको डर लगता है, शायद वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि डॉक्टर अपने फियर्स को भी एड्रेस करे। बट पीपी पहनने के बाद मैक्सिमम प्रिकॉशन लेने के बाद हम पेशेंट को ये दूर नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर गीतिका ने रिप्लाई किया है कि इट वाज नॉट कोविड रिलेटेड, but Dr. Geetika, would you want to unmute yourself? I can unmute you if you want to share that experience of a poor communication or good communication. आपको unmute करके आप बात करना चाहेंगी? Yes. So can we please unmute Arun? Geetika Gangola. She would like to share her experience. Thank you, Geetika. गीतिका जी आप बोल सकती हैं, आप अनम्यूट हो गई है। Have we unmuted? In the meantime, Nandini has shared that during mammography of a relative, a blunt statement was used that there is definitely something wrong, but ultimately it was very, very early stage of cancer. But during that moment, the whole correct, the relative will feel that the earth has shattered and the ground has moved under her feet. Very correct. This is one of the excellent examples of poor communication and the impulsive behavior of doctors, because हमको communication सिखाया नहीं जाता है medical training में। हमें बात करने का ढंग कैसे, कभी, कितना, किससे, किधर सिखाया ही नहीं जाता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा फोकस करते हैं आज के सेशन में। तो डॉक्टर गीतिका, I hope you have been unmuted. Arun, have we unmuted her? I'm trying. I think she can unmute now. Dr. Geetika, can you please unmute yourself and talk and share? Hello. Yeah, please go ahead. Am I audible? Yes, yes. बोलिए. Please tell. Yeah, ma'am. So this is my personal experience which I'm sharing today. Okay. My father was a malignancy patient, and we went for
the final diagnosis, which we didn't have till that time. So we obviously were very, very anxious. And Right. we went on asking the doctor a few questions regarding the malignancy. And the third or the fourth question which I had put forward was regarding the prognosis of the disease in Yeah. his condition. So Yeah. the single blunt statement that I was given was that what prognosis do you want to ask? The patient is going to die. That is the prognosis. Is that what the doctor said? Yes, yes. So this was the single line, the one liner that was given to me. What prognosis do you want to know, doctor? Your patient is going to die. And that was the end of the discussion. And we came back home after a 2-3 hour journey after this statement, all devastated, only because of the kind of communication that was established between us. I can So it could completely understand this. it It must could have have been been, totally yes, traumatizing. it was shattering, ma'am. More than the disease at that time, this Yes. statement was very shattering. So it could have Um, been better. That is what I still feel after so many years. I think it is so brave of you to share this without choking up, because when it comes to your parents, it is must be absolutely devastating कि ऐसा भी कोई बात कर सकता है. Yes, And ma'am, it was तभी unbelievable. It was unbelievable. So But I'm yes, sure इससे अपने और भी जानकारी हो जाती है कि ऐसे जरूर, अगर हम बुरा नहीं कर सकते, अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. That should be one of the aims, and we need to talk in a manner that is not so hurtful. So Dr. Geetika, really appreciate you for sharing this story. It must be very, very difficult for you, especially because आप डॉक्टर थे और आपसे बहुत उम्मीद रहती है families. जब आप जी, साथ ma'am. में हो तो उनको भी एक दिलासा मिलता है. Ma'am, my father was almost taken aback. He didn't talk to us for the next 1-2 days. He was just mum. He didn't speak a word. He I was so can taken aback by imagine. this statement. I can imagine. This is Thank you something I so would like to much. change. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, absolutely. And the change has to start from you, because you've realized that Yes. uttering the word, जैसे बात करने का ढंग can be so shattering एक patient की जिंदगी के लिए. So excellent. Thank you so much for Thank you. sharing. It's really very nice of you. Thank you. डॉक्टर गीतिका, खूब खूब धन्यवाद आपका कि आपने एक जो पर्सनल स्टोरी आपकी शेयर की हमारे साथ में. तो देखिए, जो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं, उससे जो न्यूज़ है वो गुड तो नहीं हो जाएगी, पर उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक उसको हम गुड नहीं तो एटलीस्ट बेरेबल या सहने लायक या काफ़ी स्मूथनिंग हम वो प्रोसेस को कर सकते हैं. लेकिन न्यूज़ तो नहीं चेंज हो जाती है, पर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं. तो ऐसे वो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ ब्रेक करने के, या ऐसे जो दुख भरी खबर या जो चिंताजनक खबर है या जो नकारात्मक समाचार देने के काफ़ी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. एक कॉमनली प्रोटोकॉल जो लोग फॉलो करते हैं और जो पैलिएटिव केयर में बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, वो है ये स्पाइक्स का प्रोटोकॉल. ओके, जैसे आप देख सकते हैं स्पाइक्स यानी जो साइड में दिया हुआ है और जो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए हैं वो उनसे मिलके स्पाइक्स बनता है. तो ऐसे है सेटिंग, यानी जैसे किसी को अगर ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी है तो हम चलते चलते रोड में, वार्ड में, ओपीडी के बाहर खड़े होकर वहाँ पे हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमें ऐसे कोई किसी को खबर देनी है जो काफ़ी चिंताजनक है या जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो उसके लिए एक यथायोग्य एक जगह होनी चाहिए, मतलब एक सेटिंग होनी चाहिए. हो सकता है काफ़ी सेटिंग में आपके पास सेपरेट सेटिंग इतनी नहीं हो, पर कम से कम ऐसी सेटिंग तो हो जहाँ पे आप और जो रिलेटिव्स और पेशेंट हैं इत्मीनान से थोड़ा बैठ सके, जहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी हो और आप उनके लिए 5 मिनट 7 मिनट का जो टाइम आप उनके लिए स्पेयर कर सकें. ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर करके आपको सेटिंग का ध्यान रखना है. जो बुक्स में जो परफेक्ट सेटिंग दी गई है शायद वो ना हो, पर बेसिक मिनिमम तो चाहिए ही. हम ये नहीं कर सकते हम तो बहुत बिजी, हम तो रोड में वार्ड में चलते चलते ही डायग्नोसिस बता देंगे, या ओपीडी के बाहर खड़े खड़े ही हम बता देंगे, या फिर जो हमारे अटेंडर है उसके थ्रू डायग्नोसिस बता देंगे. वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. तो बेसिक थोड़ी सी सेटिंग जहाँ पे वो इत्मीनान से बैठ सकें और थोड़ी प्राइवेसी हो कम से कम उतना, और थोड़ा आप टाइम उनको दे सकें, क्योंकि ये देखिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप उनकी जगह में हो तो आपको कितना टाइम ये सब एकदम इंटरनलाइज करके थोड़ा शॉक से बाहर निकलने के लिए कितना टाइम कम से कम चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रोविजन रखना है. तो रोहित ने भी ये कमेंट किया है, सॉरी, कि मेडिसिन देना ही ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है, बिकॉज हर पेशेंट को कंप्लेंट्स होती है, डॉक्टर और स्टाफ केवल वार्ड तक आकर क्वेश्चन करके चले जाते हैं. तो करेक्ट, इट इज द टोटल पेन,
And Nandini is also sharing ki sitting down so that the patient doesn't feel that you're in a rush, and also that hierarchy that you're the paternalistic and you have to listen and you don't care. So that's a good point. And Mayank तब has asked कि सिर्फ PDF मिल सकता है इस सेशन की. I think पूरा आपको email मिल जाता है ना ये. I'll just check. Arun, can you answer whether do they get the slides of this session or how does it work? हाँ मयंक, आपको जरूर मिलेगा. Okay, great. Thank you. Sorry, Dr. Dinesh. हाँ जी. तो दूसरा है P, यानी पेशेंट के परसेप्शंस. उनका ऑलरेडी वो अपने क्या जानते हैं, उनका किस तरह का नॉलेज है उसके बारे में, वो प्रॉब्लम को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा आंकलिंग करेंगे. फिर होता है I, यानी इन्विटेशन. इन्विटेशन यानी हम कोई उनको लिखित पत्रिका नहीं दे रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि हम आपसे ये डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये डिस्कस करने के लिए आपके पास ये सूटेबल टाइम है या आप चाहेंगे कोई और आपके साथ में आए. तो इस तरह का उनकी तैयारी वो सुनने के लिए क्या है वो हम कंफर्म कर लेते हैं. तो दैट इज इन्विटेशन. फिर जो के है वो नॉलेज है. जो इन्फॉर्मेशन हमको उन्हें देनी है वो इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे, पर इन्फॉर्मेशन हम एकदम नहीं देंगे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बिट बाय बिट. देखिए, आपके लिए ऐसे डायग्नोसिस बताना, ऐसे मेडिकल टर्म्स आपके लिए वो दिन रात का काम, आपको आधी रात भी कोई उठा के बता देगा तो आपके लिए सब ठीक है. पर पेशेंट के लिए ये लाइफ में फर्स्ट टाइम और मे बी दी ओनली एक्सपीरियंस हो सकता है. तो उन्हें ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद में उसे इंटरनलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा. तो वो इंफॉर्मेशन बिट बाय बिट हम उसको दे सकते हैं. जैसे गीतिका का एक्सपीरियंस क्लियरली बताता है कि कैसे नहीं करना चाहिए. हाँ जी. और देखिए, क्योंकि ये बैड न्यूज़ है तो इमोशंस होने वहाँ पे एकदम लाजमी है. इनफैक्ट अगर ऐसी कंडीशन में इमोशंस नहीं हो तो आपको वरी होना चाहिए कि वे ऐसे इमोशंस क्यों नहीं हो रहे हैं. किसी को ऐसे कोई लाइफ चेंजिंग न्यूज़ मिलती है, वो भी नेगेटिव न्यूज़, तो डेफिनेटली इमोशंस होंगे. तो उस इमोशंस को हैंडल करने के लिए हमें हमारी तैयारी रखनी है और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स रखना है. तो यहाँ पे हम एम्पैथी और सिंपैथी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होगा, कोई मेंशन करना चाहेंगे चैट में? सो जो सिंपैथी है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है सहानुभूति. और जो एम्पैथी का ट्रांसलेशन, दो ट्रांसलेशंस ग्रॉसली मानते हैं. एक संवेदना हो सकता है या दूसरा समानुभूति हो सकता है. तो इसका ब्रेकअप ही आप देखेंगे तो बाकी डिटेल में आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. तो सहानुभूति यानी आप उसके साथ फील कर रहे हो, वो उसको ऐसे हो गया, मतलब उसके यू आर फीलिंग फॉर हिम. और जब आप समानुभूति कर रहे हो तो वो जो अनुभव कर रहे हैं हम भी उसी तरह से अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे बोलते हैं कि पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शू, यानी उसकी कंडीशन में अपने आप को डाल के हम देख रहे हैं. रोहित तो से एम्पैथी मींस खुद को पेशेंट की जगह पे रख के सोचना, यानी समानुभूति, यानी वो जो अनुभव कर रहा है वो हम अनुभव करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो समानुभूति देती है. सिमिलरली संवेदना, यानी जो वो वेदना या जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं हम महसूस करने की अगर कोशिश करते हैं तो संवेदना हो जाती है. दैट इज एम्पैथी. सिंपैथी यानी हम उसके साथ में रह के जो वो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस पर हम कमेंट कर रहे हैं, उसके अनुभव की तरफ हम दया के भाव से देख रहे हैं, वो होती है सहानुभूति. तो केयर जहाँ पे होती है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है एम्पैथी या समानुभूति या संवेदना की ज़्यादा जरूरत होती है. इसलिए पैलिएटिव केयर में हम ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं. और फाइनली समराइज करना है, जो भी हमने डिस्कशन किया उसका सारांश करना है और जो भविष्य के लिए जो हमारी जो रणनीति न्यूज से लगती जो भी है उसको निर्धारित करके उसको समराइज कर देना है. तो ये जो 6 स्टेप्स हम यूज करते हैं स्पाइक्स के, तो सेटिंग होगी, उसके परसेप्शन जानेंगे, इन्विटेशन देंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, इमोशंस को एम्पैथेटिकली हैंडल करेंगे, समराइज करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे. ये प्रोटोकॉल आप मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको करना है, तो इस ग्रॉस फ्रेमवर्क में आप यूज करके अपनी सेटिंग में इसे यूज कर पाएंगे. तो यूजुअली जब भी आप बैड न्यूज़ ब्रेक करते हैं या किसी को भी कोई भी ऐसे मेजर न्यूज़ देते हैं तो ये सिचुएशन हम देखते हैं कि इमीडिएटली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. बहुत कम लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट करेंगे और इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेना शायद ह्यूमन बिहेवियर में है भी नहीं.
तो लोगों ने इसमें काफ़ी स्टडी की है। तो कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ होती है, जो नकारात्मक समाचार होता है, उसे समझने में और उसको इंटरनलाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उसमें लोग यूजुअली ये 5 स्टेजेस में से पास होते हैं, जो 5 उसके स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो डिनाइल होता है। ये एग्जाम्पल हम कोविड के हिसाब से बता रहे हैं। तो डिनाइल हो गया, यानी उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो कुछ है ही नहीं। जैसे कोविड के संदर्भ में जब इनिशियली होता है तो बोलते नहीं नहीं कोविड वोविड कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही है, ये तो चाइना ने फैला दिया, ये तो फलाने ने कर दिया, ये तो यूएस में होगा, यहाँ होगा। तो उसको हम डिनाई करते हैं, यानी उसको नकारात्मक, यानी उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। फिर जब हम सिचुएशन में आते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, सब लोग तो घूम रहे थे, सिर्फ मुझे ही क्यों ऐसे। एक तरह से गुस्सा होगा। फिर जब गुस्से का स्टेज हम पार करेंगे तो हम बार्गेनिंग के स्टेज में आएंगे, मोल भाव हम करने लग जाएंगे कि ठीक हो गया तो ऐसे करेंगे, या फिर मुझे तो इतना नहीं हुआ है, मुझसे तो इतने ज़्यादा हुए। तो हमारी जो कंडीशन है उसको हम जस्टिफाई करने के लिए ऐसे मोल भाव या मोल तोल करने लग जाते हैं। फोर्थ स्टेज होता है डिप्रेशन का, जहाँ पे एक तरह से हम ये मान लेते हैं कि नहीं जो प्रॉब्लम है वो सचमुच है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तरह से हम थोड़े उदासी के मूड में या थोड़े उदास हो जाते हैं, थोड़ा दुख भरा मूड हो जाता है। और जब वो भी पास हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो लाइफ में कोई भी जो ऐसे मेजर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें लगभग ये 5 स्टेजेस में हम पास करते हैं। भले इस ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, और ये 5 स्टेजेस यूजुअली हम 5 स्टेजेस में जाते हैं, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड बीमारी हो या कोई अपने जो इम्पोर्टेंट अपने रिलेटिव्स की कोई घर में कोई डेथ हो या कोई मेजर लॉस जो भी हो, तो ये स्टेजेस के थ्रू हम यूजुअली पास करते हैं। So 2 things, Dr. Dinesh. One is Gitika has pointed out that that patient को ये बताना कि हम आपका distress समझ सकते हैं, that you are there to support them, वो बहुत important है। और Dr. JP Rathi has raised his hand. So आपको कुछ share करना है, type करना है, आप खुद unmute करके कुछ बोलना चाहते हैं, तो can you please do it now? Then Dr. Dinesh will go ahead. Dr. JP Rathi. राठी जी आप चैट में लिख दीजिए और इमीडिएटली हम उसको ले पाएंगे। He's raised his hand. जेपी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप बात करिए। Dr. JP Rathi, we are waiting for you. या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख देंगे, शायद वो कभी हो जाता, वो भी हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज। या तो हम जैसे रमेश की कंडीशन में देखते हैं कि उनका एडमिशन हो गया है, वो एक दिन ठीक ठाक थे, फिर अचानक पता चलता है कि वो काफ़ी एजिटेटेड हो गए, यानी वो काफ़ी उतावले हो गए हैं और काफ़ी बेचैन हो गए हैं, और नर्स को लगता है कि वो काफ़ी गुस्से में है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट थोड़े गुस्से में हो, काफ़ी उतावले हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? कोई एंग्री पेशेंट हो या एंग्री रिलेटिव्स हो, तो उसको कैसे हम हैंडल, आप लोग कैसे यूजुअली हैंडल करते हैं? फिर हम इसका आगे कोई चैट बॉक्स में डालना चाहेगा कि गुस्से वाला रिलेटिव, जो नॉर्मल रिएक्शन है जो पेशेंट के फैमिलीज, make him talk to his family. Gitika is saying make him talk to his family, which is a bit difficult. कोविड के सिचुएशन में सब पेशेंट्स अगर हम फैमिलीज को लेके आए तो थोड़ा टेंशन हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी, बिकॉज फोन, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, इससे टॉक टू फैमिली हो सकता है। करेक्ट, यस, थैंक यू गितिका। एंगर ऑल्सो मे बी बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस। करेक्ट, गुस्सा तो मतलब दैट्स व्हाट, सो एंगर का कारण बहुत कुछ हो सकता है। हम एंग्री पर्सन को कैसे हैंडल करेंगे वार्ड में, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली हम अगर हमारे जूनियर्स को सिखा दे तो ये सब जो अत्याचार हो रहा है डॉक्टर्स पे, वो भी बहुत हद तक कम हो सकता है। तो हम बराबर हैंडल करने सीखना चाहिए और हमें जूनियर्स को भी इस बात का सिखाना चाहिए। रीएश्योरेंस एक चीज है, करेक्ट। और कैसे मैनेज करने का कोई और टिप्स हैं आपके पास? तो आस्क, फाइंड आउट कि नंदिनी सिंह की वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस। सो गुस्से का कारण पता करके फिर उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज देना, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ के उसके जरूरतों का
फायदा लेना. Geetika is saying to find out about his needs and requirements by asking open-ended questions. To know whether the anger is about the diagnosis and then give proper information about COVID. तो आपने काफ़ी ऐसे अच्छे सुझाव दिए हैं. हम इसका एक जनरल फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एंगर के सिचुएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं. पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे वो एंगर हो, क्राइंग हो, या एक तरह से डिसोसिएशन हो गया हो, सब जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस में हम ये यूज कर सकते हैं. तो एंगर एक नेगेटिव इमोशन है और हाई एनर्जी, हाई कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस है, काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस का है. तो इसमें जो कॉमन स्टेप्स आपने बताए हैं, वो एंगर में फर्स्ट और फॉरमोस्ट है कि जो नॉन एंग्री है, सपोज हम नॉन एंग्री और सामने वाले एंगर है, हमारे एंगर को क्या करना वो भी हम देखेंगे. तो सामने वाले को वेंट करने के लिए थोड़ा हमें स्पेस देना है. तो सामने वाले की बात सुननी है, जैसे आपने भी काफ़ी लोगों ने मेंशन किया है. तो कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट उनसे होगा, स्टेयर नहीं करना है, कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट. उन्हें लगना नहीं चाहिए कि आप डर भी रहे हो, तो कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट रहेगा. और जो उनका एंगर है उसको वेंट करने के लिए उनको हमें स्कोप देना है. और जहाँ पॉसिबल हो उन्हें वी आस्क देम टू सिट, और फिर हम हमारे डिस्कशन जो हम आगे बढ़ा सकते हैं. जो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए भी एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा. और फिर विल कम टू एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. जो हम प्रोटोकॉल एक यूज़ करते हैं वो है नर्स प्रोटोकॉल है. तो ये देखिए, ये फर्स्ट नेम्स के हिसाब से नर्स बनता है, NURSE. तो जैसे कोई पेशेंट एंग्री है तो हम उन्हें बोलेंगे कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है. एक्नॉलेज कर रहे हैं हम जो उनका इमोशन है, तो उसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. फिर हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और लेजिटिमाइज कर रहे हैं. यानी हम ये नहीं करें कि आपका गुस्सा होना जायज़ है, हम उनको बता रहे हैं कि आपकी कंडीशन में शायद मैं भी गुस्सा होता है, शायद हर कोई गुस्सा हो जाता, या हम देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं. गुस्से में हैं. ठीक है. और फिर हम उनको देखिए, थोड़ा रेस्पेक्ट की बात हम थ्रू आउट कर रहे हैं. भले इस सिचुएशन में वो उनकी बिहेवियर हमारे लिए उतनी काफ़ी एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी जो रेस्पेक्ट का है वो तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है. सिचुएशन में एक दो जो भी पॉजिटिव पॉइंट आए होंगे वो हमें हैंडल कर लेने. सपोज ये कोई रिलेटिव है जो 5-7 दिन से उनकी मदद कर रहा है और आज वो गुस्से में है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि आप गुस्सा कर रहे हो, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया. हम उसे ये कह सकते हैं कि आप गुस्सा कर, मैं देख रहा हूँ कि आप गुस्सा कर रहे हो और आपने पिछले 5-7 दिन से आपके रिलेटिव से काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है. तो कोई दूसरा पॉजिटिव चीज़ हम लाके उसको वहाँ पे हम प्रेज कर पाएंगे. और फिर उनको जो रियलिस्टिक रीएश्योरेंस, जो सिचुएशन में जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, उनकी क्या इश्यूज था, उसको हम रियलिस्टिक रीएश्योरेंस दे सकते हैं. और वो जब थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं तो उनके इमोशन के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो ये फ्रेमवर्क भी हम यूज़ करके जो एंग्री पेशेंट्स होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं. अगर आप एंग्री, आप गुस्से में हो तो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप वो सिचुएशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप जिन सिचुएशंस में ज़्यादा गुस्से में होते हैं, या उस सिचुएशन में जब आप रिपीटेडली जाते हो, तो यू कैन हैव ए कोलीग विद यू जो आपको बता पाएंगे कि इस सिचुएशन पे आप यूजुअली गुस्सा हो जाते हो. और वो सिचुएशन आप जब वो आपका इनकाउंटर पूरा हो जाता है, बाद में फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये गुस्सा आया और इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ. और एक कोई हॉनेस्ट क्रिटिक जो आपको सही सिचुएशन बता सके, ऐसे हॉनेस्ट क्रिटिक को भी आप उनसे मदद ले सकते हैं. तो इस तरह से जो अपने खुद जो हम गुस्सा हो जाते हैं उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. और इक्वली इम्पोर्टेंट है स्पेशली ऐसे सेटिंग में कि हम खुद का भी ध्यान रखें. ठीक है. तो जो सेल्फ केयर है, जो खुद की देखभाल है, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. कोविड काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम है, तो उसके लिए भी हम जहाँ तक हो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं. बाद में आप चैट बॉक्स में लिखिए आप इसमें से क्या करते हो. एक आप रूटीन जितना हो, आप एक इस तरह से रूटीन बना सकते हैं अपना, जो नया रूटीन हो, क्योंकि जब अपना आपका रूटीन टूटता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है.
तो जो न्यू रूटीन या न्यू नॉर्मल जो लोग आजकल बोल रहे हैं, तो आपके लिए न्यू नॉर्मल क्या है वो आप डिफाइन कर लीजिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, योग वगैरह जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, लिमिटेड आप थोड़ा वो भी कर सकते हैं अवेलेबल टाइम में। मेडिटेशन या कोई दूसरे रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसमें आपको कन्वीनियंट हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपके जो हॉबीज, यूजुअली हम देखते हैं कि हॉबीज काफ़ी रिलैक्सिंग रहते हैं, तो आपके जो हॉबीज हैं उनको आप थोड़ा बहुत परस्यू कर सकते हैं और जो टाइम अवेलेबल है। और इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपको बिजी टाइम में अपने जो आपके सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रेंथ के आपके जो भी सोर्स है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे टच में बने रहिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। Nandini has written that she indulges in painting as a mindfulness exercise. बहुत बढ़िया. We would love to see your paintings sometime. Anybody else? आप डॉक्टर दिनेश का यही कहने का मतलब है कि ये महामारी कितने दिन तक रहेगी, कैसे रहे, कितने महीने चलेगी, ये किसी को पता नहीं है। ये पता है कि पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, क्रिटिकली इल पेशेंट्स भी आते रहेंगे और आपका सर्विसेज रिक्वायर होते ही रहेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस ये है कि खुद को पहले संभालो ताकि आप दूसरों को भी संभाल सके। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है तो ब्रेक लेना, किसी से बात करना, किसी का मदद लेना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज रिमेम्बर कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी इमोशंस होते हैं एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझ के हम दूसरे पेशेंट्स को भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे हमको ट्रीट किया जाना पसंद लगता है। यही इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन का। और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ डॉक्टर पेशेंट के बीच में नहीं, घर में माँ बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच, सिबलिंग्स के बीच, स्पाउसेस के बीच, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टेक्निक और टैक्ट है जिंदगी में शांत से मैटर सॉल्व करके आगे बढ़ने का। सो प्लीज कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज Nandini wanted to ask a question regarding Indian model for advanced care planning. If there's a model present, so advanced care planning. कल आएगा शायद। हाँ, Nandini will come tomorrow as a part of the end of life discussion. There is a plan present. We can discuss it. However, there is a law also, but the procedural aspects are not still clear. We will talk about it tomorrow, Nandini, when we have the end of life session. Dr. Geetika says playing with children is a nice way of distracting yourself. Excellent. और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? How इन तनाव भरी सिचुएशंस में आप क्या करते हैं आप खुद को संभालने के लिए, खुद का माइंड काम करने के लिए? म्यूजिक थेरेपी रोहित बोल रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? सबके अपने इंडिविजुअल हॉबीज होते हैं, इंडिविजुअल वेज होते हैं। ये जो तनाव को हैंडल करने की या जो इंटरनल जर्नी होती है वो आपकी यूनिक जर्नी है। करेक्ट। उसका पाथ भी यूनिक है, उसके मीन्स भी यूनिक होते हैं। या योगा लिख रहे हैं राजेंद्र फ्रॉम पैलियम इंडिया उत्तराखंड। एक्सीलेंट। हम ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट। किरण रावत इज राइटिंग मेडिटेशन। एक्सीलेंट। सो इतना सब है सीखने को एक दूसरे से, और ये भी है कि हम हर इंडिविजुअल अलग अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग अलग हैं, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि वी ऑल लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, वी ऑल लाइक कि हमको पूछा जाए कि आपको कैसे लगता है। जस्ट लाइक दैट हमारे पेशेंट्स भी वही कैटेगरी में आते हैं। मनोरमा लिख रही हैं कि डांसिंग एंड सिंगिंग। Excellent. Listening to a song. Very, very good. So that is the main aim of today's session that Dr. Dinesh took, that communication is so important in life. And हमें कभी सिखाया नहीं जाता है मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेजेस में। ये इम्पोर्टेंट है, और कोविड के सिचुएशन में और भी मेडिटेशन होता है, इम्पोर्टेंट होता है। आशा शर्मा has written, we have favorite hobby like painting or writing. सुडोकू, नीरज सिंह इज राइटिंग दैट ही सॉल्व सुडोकू। वो तो बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है क्योंकि मेरा खत्म ही नहीं होता है सुडोकू। माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सॉल्व करते हैं। आशीष पुरुषोदा से इज मेडिटेशन। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सबने शेयर किया। So we come to the end of the presentation. Before we end, जो आपके जो ई बुक में पेज नंबर 11 पे एक एल्गोरिदम दी हुई है, मैं क्विकली उसके स्टेप्स आपको मैं दिखा देता हूँ, साइड में मिस हो गए थे बीच में।
जस्ट गिव मी हाफ ए मिनट। ओके, तो ये एल्गोरिदम है जो आपके पेज नंबर 11 पे दी हुई है। तो ये फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं जब रूटीन कोविड सेटिंग में, कोई भी सेटिंग में, स्पेशली यहाँ पे कोविड के लिए लिखा है, तो पर इस सेटिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो डिफरेंट स्टेप्स आप देख रहे हैं, और ये सारे स्टेप्स जो हमने अब तक डिस्कस किया वो उसी फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट है। जैसे इनिशियली एंश्योर द कंफर्ट, यानी वो जो पेशेंट को थोड़ा उनको अच्छा लगे ऐसी कंडीशन हम थोड़ी बनाए। फिर उनका इमोशनल टेम्परेचर क्या है वो पता करें, पेशेंट गुस्से में है, रो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा एड्रेस किए। पेशेंट के जो कंसर्न्स है उस पर हम फोकस करें। कंप्लेंट्स तो जरूरी है, पर जो यूजली हम क्या सिम्टम्स पे, साइंस पे ये हम यूजली खो जाते हैं, और उसके जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स क्या है वो भी जानना जरूरी है। फिर हमें करना है रीअश्योरेंस, यानी उनको आश्वासन देना है, और जो आश्वासन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर हम ये नहीं करें कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो वो भी गलत है। आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिससे जो उसकी आशा है वो खत्म भी नहीं हो जाए और झूठी आशा भी ना पैदा हो जाए। तो बैलेंस्ड रियलिस्टिक रीअश्योरेंस हम उसको हम देंगे। उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वो सामने मेंशन किए हुए हैं। उन्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन की नीड है तो वो भी हम उसको हेल्प करें, वो इन्फॉर्मेशन विद एम्पैथी उनको प्रोवाइड करें। अगर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है वो हम उनको बता सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस को देख के हम डर नहीं जाएं, जहाँ पे इमोशंस होते हैं उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करें और इमोशन में सपोर्ट हम प्रोवाइड करने की ट्राई करें। ये जो फ्रेमवर्क है वो आपके बुक में दी हुई। तो ये वी कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। So I would also like to say that the ebook जो है वो आपके सपोर्ट और इंफॉर्मेशन के लिए है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप सब अपने आप से अडेप्ट कीजिए, अपने जहाँ एरिया है, कल्चर है, जहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से। जैसे बॉम्बे के लोग एक तरफ से डील करना पसंद करते हैं, वैसे सब जगह इंडिया के लोग ऐसे नहीं हैं। तो प्लीज ये जो है ये फ्रेमवर्क जैसा यूज करके आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप इस पे अडेप्ट करके आपका ही कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप करे जो इफेक्टिव हो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप लर्न कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पैदाइशी अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप ये लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स को सिखा सकते हैं, ताकि एक टीम एफर्ट से अच्छा कम्युनिकेशन, आपका पेशेंट्स का जो केयर एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाए। सो यूज ऑल दीज ई बुक इंफॉर्मेशन एज अ गुड फ्रेमवर्क एंड अडेप्ट आपका ही खुद का कम्युनिकेशन स्टाइल। So I hope it was useful, and I mean we have learned a lot from all of you, and thank you for making it interactive. Dr. Dinesh, would you want to say anything else before we close? नहीं मैडम, अगर किसी कुछ भी क्वेरीज अभी भी बाकी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, जब तक Asha is saying that आज का session was very helpful for volunteers as well as social workers. So absolutely कम्युनिकेशन ऐसे है कि सबको काम लगता है, और इनफैक्ट जो जितना कम टेक्निकल होगा उसको ज्यादा काम लगेगा। हम अगर टेक्निकल होते हैं तो हम हमारी इंजेक्शंस में, प्रोसीजर्स में उसमें खो जाते हैं। जितने हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन कम रहती है उतना हमारा इम्पोर्टेंट। डॉक्टर परम शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, प्लीज डॉक्टर परम, आई वाज गोइंग टू आस्क यू आल्सो। डॉक्टर परम, आर यू देयर डॉक्टर परम? Dinesh sir, can you stop screen sharing? जस्ट ए मिनट। या स्टॉप्ड। Okay. सो आप तब तक पोल आंसर कर दीजिए, तब तक कोई क्वेरीज हो गए तो हम शायद बीच में ले पाएंगे। And Dr. Param, if you want to add something, please do so. और कोई कुछ कहना चाहता है? आई थिंक अरुण अभी पोल और फीडबैक के लिए बताएंगे। आज का सेशन इतना ही है, और कल हम एंड ऑफ लाइफ के लिए मिलेंगे, और कल मैं और डॉक्टर दिनेश कुमार ही होंगे फैसिलिटेटर्स। So हम कल यही टाइम मिलेंगे आपको 3. Sorry, Param has asked, someone asked who to disclose diagnosis. Yes, so Param, I answered that saying it's a good point, thank you for raising it. चैट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि डायग्नोसिस जो बुरी होती है वो पेशेंट को बताना चाहिए कि अटेंडेंट को या रिलेटिव्स को। मेडिकल एथिक्स के हिसाब से पेशेंट का हक बनता है, पेशेंट को ही बताना जरूरी है। बट इंडिया में क्या होता है, सिर्फ अकेले पेशेंट को शायद बताने में डॉक्टर भी झिझकिताता है और रिलेटिव्स भी।
but it's important that the patient is aware of the diagnosis, and you must tell the patient the diagnosis, whether in front of relatives or no, you must take his permission. Dr. Dinesh, would you like to add? इसमें अगर आप स्पाइक्स का प्रोटोकॉल देखेंगे, उसमें जो आई है वो इन्विटेशन है, तो वहां पर हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके जो प्रोग्नोसिस है या डायग्नोसिस के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं, तो ये जानकारी हम सिर्फ आपको दें या आपके साथ में कोई और होगा, तो वो जो इन्विटेशन पार्ट में वो इंक्लूड हुआ है। और पेशेंट को हम पूछेंगे कि ये जानकारी आपको देनी है और क्या है। एक्चुअली बुक्स में तो पेशेंट ऑटोनॉमी की होती है, पर इंडिया में जहाँ तक कॉन्सेप्ट है शेयर्ड ऑटोनॉमी का, यूजुअली फैमिली पूरी फैमिली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। तो रूटीनली यूजुअली पेशेंट्स को हम पूछते हैं, भाई आपसे बात करनी है तो आप आपके साथ में किसे रखना चाहेंगे, तो पेशेंट जिसको डिसाइड करता है उसके साथ में हम रह के हम उसे वो डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं जानना चाहूँगा या मुझे तो नहीं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, आप मेरे बेटे को या बहू को बता दीजिए, सो वी टॉक टू देम। आप रिलेटिव पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे ही जाना है, किसी और को मत बताइए, तो अकॉर्डिंगली वी डू। बट कम से कम पेशेंट को हमें इन्वाइट तो करना है कि आपसे ये डिस्कस करना है, तो आप अकेला आना चाहेंगे या आपके साथ में कोई और आप किसी को लेना चाहेंगे, तो पेशेंट कैन टेक दैट कॉल। एंड जैसे डॉक्टर परम हैज ऑलरेडी आंसर्ड, अगर पेशेंट नहीं सुनना चाहता है, तो पेशेंट बोलता है नहीं मुझे मत बताना, तो पेशेंट को खुद पूछना चाहिए कि आप बताइए मैं किसको बताऊं आपके घर में से। तो डॉक्टर परम बोल रहे हैं इट इज बेस्ट इफ पेशेंट डजंट वांट टू नो देन दे नॉमिनेट समवन एल्स। एंड रोहित ये भी बोल रहे हैं कि पेशेंट आई मीन जब डॉक्टर वार्ड एंटर करता है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट, कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेशेंट केयर। करेक्ट, दवाई के इक्वल में है कम्युनिकेशन। अगर दवाई अच्छे दिया और डॉक्टर एकदम रूडली बात करता है तो वो भी नेगेटिव असर होता है पेशेंट्स को। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है आज के टॉपिक का एसेंस, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस किया जा सकता है, हम सब अच्छे कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं। Over to Arun, Dr. Dinesh. नहीं, Arun would like to have the feedback. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. I am looking. There are no more queries, I think. No. Thank you very much. आंसर कर दीजिए, फिर भी